हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कौन सी मेडिसिन किस काम में आता है। ये हमारा पार्ट 3 लेक्चर है। इसमें भी हम बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताएंगे और एक फार्मूला आप लोग को बताए थे पहले वाले ही लेक्चर में, सफिक्स और प्रीफिक्स। यही दो फार्मूले के बेसिस पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग एकदम आसान भाषा में समझ जा रहे हैं कि हाँ, ये मेडिसिन इस काम में आता है। दवाओं को देखते ही आप तुरंत पहचान कर लेंगे कि ये दवा किस काम में आएगा। तो इसी बेसिस पर हम लोग आपको समझा रहे हैं, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। आज भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज यहीं पे हो जाएगा और इन सभी दवाइयों को अगर एक बार आप लोग देख लेंगे तो तुरंत 1 मिनट के अंदर ही बता देंगे कि हाँ, ये दवा इस काम में आता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेरोल के बारे में। अगर दवाओं के लास्ट में टेरोल आया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सब में देखिए टेरोल आया हुआ है, तो इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं वो ब्रोंकियोडाइलेटर होते हैं। अब ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब क्या होता है? ब्रोंकाई को डायलेट करना। जैसे ब्रोंकाई हमारा जब सिकुड़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है। जैसे आप लोगों ने अस्थमा के पेशेंट को देखा होगा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक, सांस लेने में दिक्कत होता है तो उन्हें इस कैटेगरी का दवा दिया जाता है जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करे और पेशेंट आराम से अच्छे से सांस ले सके। तो अस्थमा वाले पेशेंट को ब्रोंकियोडाइलेटर का मेडिसिन दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एल्ब्यूट्रॉल हो गया, बेम्ब्यूट्रॉल हो गया, साल्मेट्रॉल हो गया, फॉर्मेट्रॉल हो गया। तो इस तरह के जो मेडिसिन आते हैं वो हमारा अस्थमा के केस में ब्रोंकियोडाइलेटर के रूप में दिया जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब आप लोग को इतना बात है, अगर लास्ट में टेरोल मेडिसिन के आया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये दवा जो है ये अस्थमा के पेशेंट को दिया जाएगा। ठीक, जैसे कि एक यहाँ पर दवा बना हुआ है साल्ब्यूट्रॉल, तो इसी के हिसाब से आप लोग समझ जाएंगे। अगले दवा के बारे में बात करते हैं, जैसे जोलिन आया हुआ है। ठीक, अगर लास्ट में मेडिसिन की जोलिन आया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी जोलिन आया हुआ है, यहाँ पर भी जोलिन आया हुआ है, तो इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं वो नेजल डिकंजेस्टेंट होते हैं। अब नेजल डिकंजेस्टेंट का मतलब होता है, जैसे कि नेजल का मतलब हो गया नोज, नोज का मतलब होता है नाक, और डिकंजेस्टेंट का मतलब होता है नाक हमारा जो जाम हो जाता है। तो उस केस में कौन से मेडिसिन को दिया जाता है? अगर जोलिन आया हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये नेजल डिकंजेस्टेंट के लिए है। जैसे नाक किसी का जाम हो जाता है तो इस कैटेगरी का दवा दिया जाता है, जैसे ऑक्सीमेट्राजोलिन हो गया, ठीक, मेटाजोलिन हो गया, जाइलोमेटाजोलिन हो गया। तो ये सब नेजल डिकंजेस्टेंट के पेशेंट को दिया जाता है। जिस पेशेंट का नाक जाम हो गया है तो उन्हें इस कैटेगरी का दवा दिया जाता है। समझ गए आप लोग? अब हम अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा है वोडिन। ठीक, अगर वोडिन लास्ट में आया हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए इस कैटेगरी के जो दवा होते हैं वो HIV और एड्स के पेशेंट को दिया जाता है। जिस पेशेंट को HIV हो गया है, एड्स हो गया है, उन्हें इस कैटेगरी का दवा दिया जाता है। अब सबके लास्ट में देखिए वोडिन आया हुआ है ना। जैसे कि हमारा सबसे पहला है लेमिव्यूडिन हो गया, स्टाव्यूडिन हो गया, जीडोव्यूडिन हो गया। तो इस कैटेगरी के मेडिसिन जो होते हैं वो HIV और एड्स के पेशेंट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? HIV और एड्स के पेशेंट को दिया जाता है। आई होप आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। और जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर वो लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं तो इसे वीडियो को रोक करके लिखते हुए जरूर चलना। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों क्वाइन के बारे में। अगला है क्वाइन। तो क्वाइन जो है, इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं वो एंटी पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरासाइट होते हैं। अब एंटी पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? ये जो होता है पैरासाइट के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, पैरासाइट के अगेंस्ट इसका यूज किया जाता है इस तरह के मेडिसिन का। ठीक, जो कि मलेरिया के डिजीज के लिए होता है। जैसे किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है तो उन्हें एंटी पैरासाइट का मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरोक्विनिन्स हो गया, हाइड्रोक्लोरोक्विन्स हो गया, मेफ्लोक्विन्स हो गया। तो सबके लास्ट में क्विन आया हुआ है। तो अगर लास्ट में क्विन आया हुआ है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि ये मेडिसिन जो है वो एंटी पैरासिटिक मेडिसिन है, जो कि मलेरिया के केस में दिया जाता है। समझ गए आप लोग? आई होप आपको पूरी बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में बात करें। अगला है रीफा। तो अगर लास्ट में रीफा आया हुआ है मेडिसिन के लास्ट में, नहीं, यहाँ पे देखिए ये जो मेडिसिन है ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में आगे देखिए रीफा आया हुआ है, सबसे पहले सब में आया हुआ है। देखिए, ठीक, अगर लास्ट में मिलेगा सब में तो वो हमारा सफिक्स होगा। अगर पहले यहाँ पर मिल रहा है तो ये समझ लीजिए प्रीफिक्स है। तो सबके स्टार्टिंग में ही रीफा आया हुआ है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह का मेडिसिन अगर दिखता है आपको रीफा नाम से तो वो एंटी ट्यूबरकुलिन्स है। ठीक, एंटी ट्यूबरकुलिन्स का मतलब होता है कि ये मेडिसिन जो है वो टीबी के पेशेंट को दिया जाता है।
ठीक, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग टीबी के बारे में नहीं जानते हैं, तो टीबी क्या होता है? टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होता है। तो इस तरह के पेशेंट को जिसे टीबी हुआ है उन्हें इन कैटेगरी का मेडिसिन दिया जाता है, जिसके स्टार्टिंग में रीफा आया हुआ रहता है, वो हमारा इस तरह के मेडिसिन होते हैं। ठीक, जैसे रीफामेट हो गया, रिफाम्पिन हो गया, रीफापेंटाइन हो गया, रिफेप्टर हो गया, तो सबके स्टार्टिंग में ही रीफा आया हुआ है। इसका मतलब ये एंटी ट्यूबरकुलेंस का मेडिसिन है जो कि टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं एस। देखिए, एस अगर आया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इस तरह की जो सभी दवाइयाँ होती हैं वो थ्रोम्बोलाइटिक्स होती हैं, मतलब क्लॉट बूस्टर होता है। जैसे मान लीजिए किसी को कहीं पर चोट हो लग जाता है, अब चोट लग गया तो वहीं पर खून का उनका थक्का जम जाता है। ठीक, अगर खून का थक्का जम गया है तो उसे ठीक करने के लिए थ्रोम्बोलाइट का मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि थ्रोम्बोलाइट का इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए एनिमेज हो गया, एमाइनेज हो गया, ठीक, रीटावेस हो गया, ठीक, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। तो सबके लास्ट में देखिए एस आया हुआ है। ठीक, तो सबके लास्ट में एस आया हुआ है, तो इससे आप लोग अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, ये जो मेडिसिन है, ये जो दवा है वो है थ्रोम्बोलाइटिक्स। और थ्रोम्बोलाइटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी चीज़ के द्वारा वो गिर गए हैं, अब उनका ब्लड वहीं पर जम जाता है तो इसको दिया जाता है। तो इसको जो थ्रोम्बोलाइटिक्स को दिया जाता है, तो जो ब्लड का थक्का जमा हुआ है वो थक्का धीरे धीरे करके वहाँ से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो उनकी जगह पर उसको ठीक करने के लिए इस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है। तो आप इससे अनुमान लगाएंगे, अगर लास्ट में एस आया हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये मेडिसिन जो है, ये ड्रग जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं। चलिए अगले दवाओं के बारे में बात करते हैं, कैल्सी। अब ये कैल्सी क्या है, इससे आप लोग क्या अनुमान लगा लेते हैं? ठीक, अगर लास्ट में देखिए ना, स्टार्टिंग में, ये हमारा स्टार्टिंग में देखिए कैल्सी आया हुआ है, कैल्सी आया हुआ है ना, तो ये क्या है? इनका यूज कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जिससे कैल्शियम की कमी हो गया है, विटामिन डी का कमी है, तो उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैल्सीफेरॉल हो गया, ठीक, कैल्सीसिट्रॉल हो गया, ठीक। तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं वो क्या होते हैं? कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट होते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहे होंगे कुछ मेडिसिन यहाँ पर बने हुए हैं, और आप लोग दवाओं के नाम को लिख करके गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारे मेडिसिन आपको दिख जाएंगे। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले के बारे में, वो है लैम। अब लैम का मतलब क्या है, इससे आप लोग क्या समझते हैं, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो सिंपल सा रूप है, लैम जो होता है इसका यूज जो होता है वो बेंजोडाइजिपिन्स में किया जाता है। बेंजोडाइजिपिन्स में किया जाता है। ये जो होता है एंजाइटिक होता है, एंजियोलाइटिक्स होता है। ठीक, ये क्या होता है? एंजियोलाइटिक्स होता है। अभी आप लोग समझ नहीं रहे होंगे कि एंजियोलाइटिक्स क्या होता है। तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं वो एंजाइटी के केस में, किसके केस में? एंजाइटी के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका केवल लैम का ही नहीं, अगर लास्ट में लैम आया हुआ है या फिर पैम आया हुआ है, पैम का भी सेम वही एग्जाम्पल है। सेम जैसे लैम हो गया, वो भी बेंजोडाइजिपिन्स होता है, वो भी हमारा इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं एंजाइटी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लास्ट में लैम आया हुआ है तो एलेप्राजोलम हो गया, माइडाजोलम हो गया, तो सबके लास्ट में लम आया हुआ है। तो इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेंजोडाइजिपिन्स होते हैं, जो कि एंजाइटी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एक पैम होता है, अगर लास्ट में पैम आया हुआ है तो वो भी क्या होता है? बेंजोडाइजिपिन्स होता है, और वो भी एंजाइटी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो उसका भी एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पर दे दिया हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर लैम आया हो या फिर पैम आया हो तो दोनों का मतलब सेम है, लैम हो या फिर पैम हो। तो देखिए सबके लास्ट में यहाँ पर पैम आया हुआ है, तो सेम ये बात यहाँ पर है। ठीक, ये भी हमारा बेंजोडाइजिपिन्स होता है, जो कि इस तरह के मेडिसिन होते हैं, वो भी एंजाइटी के पेशेंट को दिया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए लैम आया हुआ है। ठीक, लैम अगर आया हो तो ये भी हमारा क्या होता है? बेंजोडाइजिपिन्स होता है, जो कि एंजाइटी के पेशेंट को दिया जाता है। उसी तरीके से अगर पैम आया हो तो वो भी क्या होता है? ये भी बेंजोडाइजिपिन्स होता है, और ये भी एंजाइटी के पेशेंट को दिया जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग पता करेंगे कौन सा मेडिसिन किस काम में आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको बहुत सारे मेडिसिन की जानकारी हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।